हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम आपके लिए पॉलिटी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जिन्हें हम आपको समझाएंगे और आंसर भी बताएंगे। लेकिन अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साथ देते जाइएगा। इन एमसीक्यूज से आपको एक स्कोर मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने एमसीक्यूज राइट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं, कौन सा आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया है जिसे आपको फिर से रिवीजन करना है। तो शुरू करते हैं। हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ऑप्शन भी समझाएंगे और सही आंसर क्या है और क्यों है ये भी समझाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसे कहा जाता है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फादर किसे कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं। ए, महात्मा गांधी को कहा जाता है। बी, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। और ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप आंसर कमेंट सेक्शन में साथ साथ में देते जाइएगा। देखिए, इन सभी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिता या फादर डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो हु इज नॉन एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर BR अम्बेडकर इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया adopted by Constituent Assembly, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब अडॉप्टेड किया गया था, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो ऑप्शन ए है जनवरी 26, 1950 में अडॉप्टेड किया गया था। बी, नवंबर 26, 1949 को। सी, अगस्त 15, 1947 को। या जनवरी 26, 1948 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नवंबर 26, 1949 में अडॉप्टेड किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नवंबर 26, 1949 को अडॉप्टेड किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कब से लागू हुआ, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स थे वो कब से फोर्स होने शुरू हो गए, यानी लागू होने शुरू हो गए। तो जनवरी 26, 1915 को, नवंबर 26, 1949 को, अगस्त 15, 1949 को, या ऑप्शन डी दिसंबर 9, 1946 को। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो इसका जो रूल्स थे वो लागू जनवरी 26, 1915 से फोर्स होने शुरू हो गए थे। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, यानी जनवरी 26, 1915 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। आगे चलते हैं। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कितना टाइम लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ऑप्शन ए 2 years 11 months 18 days, option B 3 years 10 months 20 days, option C 2 years 7 months 14 days और option D 3 years 5 months 25 days। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, करेक्ट होगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो 2 years 11 months 18 days इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा हमारा अधिकार नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। Which of the following is not a fundamental right in Indian Constitution? Option A, right to equality. Option B, right to freedom. Option C, right to property. और option D, right to constitutional remedy. तो ऑप्शन राइट ये है कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। क्यों? देखो,
It was removed as a fundamental right by 44th Amendment Act 1978 and made a legal under आर्टिकल 300A, यानी इसे जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1978 के अंदर, उसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार जो था उसे हटा दिया गया था और ये आर्टिकल 300A के अंदर एक लीगल राइट के अंदर उसको क्या किया था, कन्वर्ट कर लिया गया था। आगे चलते हैं, विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट, यानी 4 ऑप्शन में से वो कौन सा पार्ट है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड है। ऑप्शन ए पार्ट 2 के अंदर, ऑप्शन बी पार्ट 3 के अंदर, ऑप्शन सी पार्ट 4 के अंदर और ऑप्शन डी पार्ट 5 के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी यानी पार्ट 3 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स को डील किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन से पार्ट के अंदर? पार्ट 3 के अंदर। अब आगे चलते हैं, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी कुछ जो है वो अलग अलग जो स्टेट है या फिर कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी जो है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए से लिया गया है, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी यूके से यानी यूनाइटेड किंगडम से और ऑप्शन डी कनाडा से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो फीचर हम देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, यानी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो इंडिया को किस तरीके से डिक्लेयर करता है या फिर बताता है कि ये इंडिया है। तो प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या है देखते हैं। क्या प्रीएम्बल के अंदर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक लिखा हुआ है? बी सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सी सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और ऑप्शन डी सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमारे प्रीएम्बल के अंदर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बताया गया है, यानी इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, यानी हमारे इंडिया के अंदर हमें सिंगल सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब हम इंडिया के ही नागरिक हैं। यहाँ पर हमें स्टेट की अलग से सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ती है, जैसे यूएसए के अंदर डबल सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, यानी यूएसए की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है और जिस स्टेट के अंदर वो रहते हैं उसकी भी सिटीजनशिप उनको अलग से लेनी पड़ती है। लेकिन हमें तो राजस्थान में रहने के लिए या फिर महाराष्ट्र में रहने के लिए, पंजाब में रहने के लिए किसी तरह की अलग से सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ती है। हम तो सिर्फ इंडिया के लिए सिंगल सिटीजनशिप लेते हैं। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो ऑप्शन ए है यूएसए से। यूएसए से तो नहीं लिया गया क्योंकि वहां पर डबल सिटीजनशिप चलता है। ऑप्शन बी यूके से, ऑप्शन सी कनाडा से और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो राइट है, यानी यूनाइटेड किंगडम से सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया गया है। इसके बाद है हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस टाइम पे टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू को और ऑप्शन डी BN राव को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे। आगे चलते हैं, हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब वो तो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट थे। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या है वो यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए हमारे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर इन सभी ऑप्शन में लोकसभा राज्यसभा जो है वो कॉमन है, लेकिन हमारे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट, इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि ये तीनों मिलकर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई भी जो बजट पास होता है या फिर कोई भी जो कोई प्रिंसिपल बनाना है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो लोकसभा राज्यसभा और देन आफ्टर प्रेसिडेंट ये तीनों मिलकर किसी ना किसी चीज का अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। आगे चलते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ईजी है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 30 ईयर्स, ऑप्शन सी 35 ईयर्स और ऑप्शन डी 40 ईयर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी 35 ईयर्स की अगर आप हो जाते हैं, इसके बाद आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। Who administered the oath of office to the president of India? यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन देता है, यानी जो ओथ लेते हैं ना प्रेसिडेंट, वो कौन देता है। ए प्राइम मिनिस्टर, बी द वाइस प्रेसिडेंट, सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डी द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट रहेगा, यानी जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं अपने पद पे बैठने से पहले। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज फिक्स्ड एट, यानी मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ होगी लोकसभा के अंदर। ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 552 और ऑप्शन डी 530। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी मैक्सिमम लोकसभा के अंदर 552 स्ट्रेंथ होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट, अब राज्यसभा की कितनी होगी। ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 260 और ऑप्शन डी 238। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, यानी 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी राज्यसभा की। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयर ऑफ द राज्यसभा। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयर ऑफ राज्यसभा, यानी जब राज्यसभा का ऑफिस लगता है, यानी जब राज्यसभा की जो मीटिंग होती है ऐसा बोल सकते हैं हम, तो उसे कौन चेयर करता है, यानी कौन लीडर होता है, स्पीकर हम कह सकते हैं ऐसा। तो ए प्रेसिडेंट, बी द प्राइम मिनिस्टर, सी वाइस प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। अगर आपने राज्यसभा टीवी पे राज्यसभा का वो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो हेड चेयर होती है, यानी स्पीकर की जो चेयर होती है, वहां पर वाइस प्रेसिडेंट बैठे होते हैं इंडिया के। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर, यानी वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके तहत हम किसी भी अमेंडमेंट को, यानी किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है अमेंड करने का। वो कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 356, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 368 से हमारे पास ये अधिकार है कि हम इंडिया के किसी भी आर्टिकल को, किसी भी फंडामेंटल रूल्स को, किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को और पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने शेड्यूल्स है हम सभी को पता है। ए 8, बी 10, सी 12 और D14। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको इतना क्वेश्चन नहीं आता है
तो आपको फिर से पॉलिटी डीप से पढ़नी चाहिए, स्टार्टिंग से पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी यानी 12 हमारे टोटल इंडिया के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 12 शेड्यूल्स है। विच अमेंडमेंट इज नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को दिया जाता है, तो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे एक अमेंडमेंट हुआ था और वो अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उस अमेंडमेंट ने आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लिया था। और एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं कि उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज किया था उन्होंने। तो कौन से अमेंडमेंट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था वो, या 44th अमेंडमेंट एक्ट 1948 में हुआ था वो, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ था, और डी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर हुआ वो। तो ऑप्शन ए यानी जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो चीजें हैं वो यहाँ पर बदल दी गई थी। देन आफ्टर 44th अमेंडमेंट 1978 फिर से किया गया और जो भी बदलाव किए गए थे उसे हटाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। यानी जुडिशियल रिव्यू जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी कंट्री से लिया गया है? ए यूके से, बी यूएसए से, सी कनाडा से, और डी ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ ऑप्शन बी यूएसए राइट रहेगा, क्योंकि यूएसए से ही हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया है। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल अबॉलिश अनटचेबिलिटी, यानी जो अनटचेबिलिटी जो थी, जो हमारी ऋग वैदिक काल से शुरू है, वो कौन से आर्टिकल से हटाई गई है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 21। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, यानी आर्टिकल 70 से अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से अबॉलिश किया गया है। द राइट टू एजुकेशन इज इनशाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो राइट टू एजुकेशन है, यानी एजुकेशन का अधिकार जो हमें दिया जाता है वो कौन से आर्टिकल से दिया जाता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 30। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21A से हमें एजुकेशन का अधिकार मिलता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अगर आपको एजुकेशन करने से कोई रोकता है तो आर्टिकल 21A में हमारे पास, यानी इंडिया की हर नागरिक के पास अधिकार है कि वो अपनी एजुकेशन जब तक चाहे कंटिन्यू कर सकता है, जब चाहे तब शुरू कर सकता है, और जितना चाहे उतना पढ़ सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। तो ये हमारा अधिकार है। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कौन से अमेंडमेंट से की गई थी? आर्टिकल ए 42nd अमेंडमेंट 1976, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड करी गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए 8, बी 10, सी 11 एंड डी 12। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आई होप ये सारे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक क्वेश्चंस थे और आपको आते होंगे। आपने कितना स्कोर किया है वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और साथ ही में इसी तरह के इम्पॉर्टेंट MCQs और लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट में बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा और नेक्स्ट लेक्चर आपको किस तरह के MCQs पे चाहिए, और साथ ही में एक लाइक ज़रूर करिएगा इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच।